जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम घटना चक्र की आय दृष्टि की जो नई वाली करंट अफेयर्स आई है उससे हम राष्ट्रीय परिदृश्य कवर करेंगे। ये आपका तीसरी क्लास है दोस्तों। आज मैंने इससे पहले 2 वीडियो आपका कंप्लीट कराया है राष्ट्रीय परिदृश्य का। इसी तरह हम पार्ट बाय पार्ट जो है आपका पूरा इस मैगजीन को ख़त्म कराएंगे दोस्तों। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। हाल फिलहाल जो आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आपका पेपर लीक और जो धांधली की घटनाएं जो आपका हो रही हैं दोस्तों, जैसे कि आपका अभी हाल फिलहाल में यूजीसी नेट और नीट यूजी में आपका जो आपका धांधली की घटनाएं हुई हैं, पेपर लीक हुआ है, तो उसको लेकर आपका जो है दोस्तों क्या होता है कि लाखों युवाओं जो है आपका प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं इतने मेहनत से, और यहाँ पर पेपर लीक की घटनाएं हो जाती है, तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो इसे लेकर आपका सरकार ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 को आपका मंजूरी प्रदान की है। और दोस्तों इस अधिनियम के प्रावधान को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की कब? 21 जून 2024 को। याद रखिएगा डेट दोस्तों। 18 जून 2024 को भारत के 317 शहरों में आपका एनटीए यानी कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा जो आयोजित यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा के साथ साथ आपका 5 मई 2024 को जो नीट यूजी 2024 का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें अनियमितताएं उजागर हुई थी, जिसके चलते आपका 19 जून 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर परीक्षा प्रक्रिया की उच्चतम स्तर की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा को रद्द घोषित कर दिया था दोस्तों। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। स्मरणित तथ्य है आपका 21 जून 2024 को केंद्र सरकार द्वारा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के प्रावधानों को लागू करने हेतु राजपत्र के माध्यम से अधिसूचना जारी की गई। तो दोस्तों लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 5 फरवरी 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था और 6 फरवरी 2024 को लोकसभा से तथा 9 फरवरी 2024 को राज्यसभा से पारित होने के उपरांत इसे 12 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो। दोस्तों इस अधिनियम में अनुसूची में निर्दिष्ट और निम्न परीक्षाओं को आपका शामिल किया गया है। तो कौन कौन सी है? संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरण, बैंकिंग, कार्मिक चयन संस्थान, केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और भर्ती के लिए उनके समृद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय। दोस्तों यह जो अधिनियम है आपका परीक्षा में अनुचित साधन के इस्तेमाल की साजिश रचने या मिली भगत करने पर रोक लगाता है, और इसमें दोस्तों सजा का प्रावधान है आपका 3 से 5 साल तक की कैद तथा 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। और दोस्तों इस अधिनियम के अधीन जो है आपका सभी अपराध जो है आपका संज्ञेय होंगे, यानी कि कॉग्निजेबल, गैर जमानती और अशमनीय यानी कि नॉन कंपाउंडेबल होंगे। ठीक है, यह अधिनियम संगठित अपराधों के लिए बड़ी सजा निर्दिष्ट करता है दोस्तों। संगठित अपराध करने वाले व्यक्तियों या व्यक्ति समूह को 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा होगी और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये आपका जांच जो है आपका डीएसपी लेवल के आपका ऑफिसर करेंगे, अधिकारी करेंगे। ठीक है, और 24 जुलाई 2024 को बिहार विधानसभा द्वारा भी बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 को पारित कर दिया गया। ये आपका बीपीएससी के लिए आपका इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देख लीजिए। यूपी में क्या है कि दोस्तों जो परीक्षा धांधली करते हुए जो पकड़े जाएंगे परीक्षा में आपका दोस्तों पेपर लीक में, तो उनको आपका जितना भी परीक्षा का खर्च है वो उनको आपका उठाना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी खर्चा है उनको उठाना पड़ेगा। जुर्माना और सजा का भी प्रावधान है दोस्तों यूपी। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने आपका की थी। आपका नालंदा महाविहार की स्थापना की थी दोस्तों 5वीं शताब्दी में, गुप्त वंश का जो कि शासक था ये। ठीक है, और बिहार में। ठीक, उल्लेखनीय कि मूलतः यह एक बौद्ध विहार था जिसका विकास एक महान विश्वविद्यालय के रूप में हो गया। गुप्त शासकों के बाद कन्नौज के राजा हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी तथा पाल शासकों 8वीं से 12वीं शताब्दी आदि ने इसका संरक्षण किया। बाद में तुर्कों के आक्रमण सहित अन्य विभिन्न कारणों से 12वीं सदी में इस विश्वविद्यालय का पतन हो गया और इसकी स्मृति ही शेष रही। तो आपका आक्रमण किसने किया था आपका दोस्तों? तो बख्तियार खिलजी ने, जो कि ऐबक का सिपह सलार था। ठीक है, इसके पतन के लगभग 6 शताब्दियों के पश्चात इस स्थल की खोज आपका पहली बार 1812 में स्कॉटिश सर्वेक्षणकर्ता फ्रांसीसी बुकानन हैमिल्टन द्वारा की गई थी। हालांकि 1861 से 62 ईस्वी के दौरान अलेक्जेंडर कनिंघम
ने आधिकारिक रूप से पहली बार एक प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में इसकी पहचान की थी। ठीक है, पहली बार किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है, कब? 1861 टू 62 के दौरान। मार्च 2006 में बिहार विधानमंडल के एक संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार को प्रस्तावित किया था। तो इस संबंध में वर्ष 2006 में सिंगापुर की सरकार से और जनवरी 2007 में सेबू फिलीपींस में आयोजित द्वितीय पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ठीक है, के सदस्य देशों के नेताओं से भी सुझाव प्राप्त हुए थे। अक्टूबर 2009 में थाईलैंड में आयोजित हुआ था आपका चौथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। याद रखिएगा, में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापना का समर्थन किया गया था। ठीक है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन जो है आपका किया गया 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा जिले स्थित राजगीर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया था। ठीक है, कब? 19 जून 2024 को। और नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के लागू होने के बाद आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय 25 नवंबर 2010 को अस्तित्व में आ गया था। इस विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय से कार्य करना प्रारंभ किया दोस्तों। और बिहार सरकार ने नए नालंदा विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर यानी कि परमानेंट कैंपस के लिए राजगीर में 455 एकड़ भूमि प्रदान की थी दोस्तों। कितना? 455 एकड़ भूमि। और ये उल्लेखनीय है कि इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। और दोस्तों, नालंदा परिसर विश्वविद्यालय परिसर के उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुख सहित कई प्रतिष्ठित अतिथि शामिल हुए थे। ठीक है, और ये दोस्तों गैर राज्य गैर लाभकारी आपका शासकीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है ये आपका नया नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपका। ठीक है, साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित किया गया। और भारत का राष्ट्रपति जो है आपका इस विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होंगे। ठीक है, वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष कौन है? आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। दोस्तों याद रखिएगा, BPSC के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। प्रोफेसर अरविंद पनघड़िया इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। ठीक है, कुलाध्यक्ष दोस्तों राष्ट्रपति हैं और कुलाधिपति कौन है आपका? प्रोफेसर अरविंद पनघड़िया। जबकि प्रोफेसर अभय कुमार सिंह नालंदा विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है BPSC के लिए खासकर। स्मृति वन भूकंप संग्रहालय जो है आपका विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में शामिल हो गया है। यह संग्रहालय दोस्तों आपका इस क्षेत्र में जो आपका विनाशकारी भूकंप आया था, कब आया था? 26 जनवरी 2001 को आया था, गुजरात के भुज में आया था दोस्तों। ठीक है, तो उसके लिए आपका श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यह आपका ये संग्रहालय का श्रद्धांजलि अर्पित करता है ये संग्रहालय। ठीक है, और दोस्तों इस भीषण भूकंप की घटना दर्ज हुई थी कब? 26 जनवरी 2001 में। और रिएक्टर स्केल पर इसका परिमाप क्या था? 7.9 दर्ज किया गया था। और भूकंप का अभिकेंद्र क्या था? भुज में था, याद रखिएगा। और इस भूकंप के कारण दोस्तों कच्छ जिले में ही लगभग 12,932 लोगों की मृत्यु हो गई थी और लगभग 15.23 लाख व्यक्ति प्रभावित हुए। 13 जून 2024 को प्रिक्स वर्सल्स के तहत वर्ष 2024 के लिए विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची जारी की गई दोस्तों। कब? 13 जून 2024 को। ठीक है, और यह प्रथम अवसर है जब विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची जारी की गई। पहली बार ऐसा हो रहा है दोस्तों इतिहास में। ठीक दोस्तों, 7 संग्रहालयों को शामिल किया गया टोटल, उनके नाम देख लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा आपका स्मृति वन भूकंप संग्रहालय जो है आपका भुज, ये भारत का है। ये तीसरे स्थान पर इसको स्थान मिला है। ठीक है, 3rd स्थान मिला है। और पहले पर जो है आपका A4 आर्ट म्यूजियम चेंगदू शहर में आपका, जो कि चीन में है। ठीक है, दूसरे पे ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम आपका गीज़ा मिस्र में है ये। और 3rd पे आपका भुज है भारत का। ठीक है, सीमोस आर्ट म्यूजियम ये ओटाके जापान में है। 4th नंबर पे पैलेस हैट लू ये आपका एपेलडॉर्न नीदरलैंड्स में है आपका। और ओमान अक्रॉस एजेस म्यूजियम ये मनाह ओमान में है। पेलिश हिस्ट्री म्यूजियम वार्सो पोलैंड में है ये। दोस्तों भुज जो गुजरात में स्थित है स्मृति वन भूकंप संग्रहालय, ये आपका पहला ऐसा संग्रहालय है जिसे अवार्ड के लिए चयनित किया गया। ये भारत का पहला ऐसा संग्रहालय है, याद रखिएगा। 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति वन भूकंप स्मारक एवं संग्रहालय का उद्घाटन किया। कब? 28 अगस्त 2022 को। ठीक है, सबसे बड़ा स्मारक और संग्रहालय है यह। ठीक है, आधुनिक भारत में अब तक निर्मित।
और यह आपका भुज के उपनगरीय क्षेत्र में भुजियो डूंगर नामक एक छोटी पहाड़ी पर स्थित यह परिसर 470 एकड़ से अधिक वृहद क्षेत्र में विस्तृत है और यह संग्रहालय 300 वर्षों से अधिक पुराने भुजिया किले के साथ भी क्षेत्र मतलब एरिया को साझा करता है। इस स्मारक एवं संग्रहालय को प्रसिद्ध वास्तुकार राजीव कठपालिया ने डिजाइन किया था। किसने? राजीव कठपालिया ने डिजाइन किया था। ठीक है। और स्मृतिवन भूकंप स्मारक में विश्व का सबसे बड़ा मियावाकी वन भी स्थित है जिसमें 4.5 लाख से अधिक पेड़ हैं। कौन सा? मियावाकी वन। प्रिक्स वर्सेल्स को विश्व वास्तुकला और डिजाइन अवार्ड के रूप में जाना जाता है। यह वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष यूनेस्को द्वारा घोषित प्रिक्स वर्सेल्स वास्तुशिल्प प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला है जो विश्व भर में बेहतरीन समकालीन परियोजनाओं पर प्रकाश डालती है। अब मोदी सरकार 3.0 देखते हैं आपका। ये 18वीं लोकसभा थी दोस्तों, अभी जो चुनाव हुआ है लोकसभा का 18वीं लोकसभा है ये। ठीक है। 18वीं लोकसभा के 543 सदस्यों के चुनाव है तो भारत निर्वाचन आयोग ने 7 चरणों में आपका चुनाव प्रक्रिया हुई थी। इसके तहत 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक मतदान संपन्न कराने की घोषणा की गई थी। और दोस्तों बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में मतदान संपन्न कराया गया। कहाँ कहाँ? बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा दोस्तों आप लोग, यूपी पीसीएस और बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यह संसदीय चुनाव भारत के चुनावी इतिहास में दूसरा सबसे लंबा मतदान अभ्यास रहा। उल्लेखनीय है कि देश का प्रथम आम चुनाव जो है अब तक का सबसे लंबी अवधि का चुनाव था जो अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के मध्य लगभग 4 महीने की अवधि में आयोजित किया गया था। यह पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? अक्टूबर 1951। ठीक है दोस्तों, याद रखिए 1951-52 में पहली बार आम चुनाव हुआ था स्वतंत्र भारत के इतिहास में। और ये दोस्तों वर्ष 2024 के आम चुनाव में लगभग 96.88 करोड़ मतदाता मतदान के लिए पंजीकृत हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा निर्वाचक मंडल है। ठीक है। आम चुनाव 2024 में पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को और 40% की मानक दिव्यांगता वाले लोगों के लिए घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई थी। ठीक है, घर से मतदान की सुविधा प्रदान की गई थी आपका ये वरिष्ठ नागरिकों को और आपका दिव्यांगों को। ठीक है। और दोस्तों एक ऐतिहासिक कदम के तहत ग्रेट निकोबार द्वीप की शोम्पेन जनजाति ने पहली बार आम चुनाव 2024 में मतदान किया था। याद रखिएगा, ग्रेट निकोबार द्वीप की शोम्पेन जनजाति, ठीक है, पहली बार मतदान किया था। भारत निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव 2024 में दिव्यांग मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु प्रेरित करने के लिए अर्जुन पुरस्कार विजेता और पैरा तीरंदाज शीतल देवी को ईसीआई राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया था। किन्हें? शीतल देवी को। स्मरणीय तथ्य देख लीजिए, ईसीआई के अनुसार आम चुनाव 2024 में सभी चरणों में कुल मिलाकर मतदान केंद्रों पर 65.79% मतदान दर्ज किया गया। और सर्वाधिक मतदान कहाँ हुआ दोस्तों? लक्षद्वीप में हुआ 84.16%। और आपका जबकि बिहार में न्यूनतम मतदान कहाँ हुआ? बिहार में हुआ दोस्तों, याद रखिएगा बीपीएससी के बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी एग्जाम के लिए। बिहार में न्यूनतम 56.19% मतदान दर्ज किया गया बिहार में। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में देखा जाए, यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, उत्तर प्रदेश में 56.92% मतदान दर्ज किया गया। ठीक है, यूपी में। और दोस्तों आपका संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों है तो आम चुनाव 2024 में सभी 7 चरणों में मतदान है तो मतगणना जो हुई 4 जून 2024 को संपन्न हुई थी। ठीक है। आम चुनाव 2024 में मतदान केवल 542 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ही संपन्न हुआ था। उल्लेखनीय है कि गुजरात स्थित सूरत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल निर्विरोध विजय घोषित किए गए थे। ठीक है। घोषित परिणामों के अनुसार 18वीं लोकसभा में बीजेपी सर्वाधिक 240 सीट जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आए। बीजेपी के बाद आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 99 सीटें जीती, दूसरे स्थान पर रही। और तीसरे स्थान पर जबकि दोस्तों आपका समाजवादी पार्टी रही 37 सीट, सपा तीसरे स्थान पर रही 37 सीट लाकर 37। और यहाँ कुछ आंकड़ा देख लीजिए, लोकसभा निर्वाचन प्रमुख परिणाम 2024 का देख लीजिए। दल है एक तरफ विजिट सीटें हैं, मत प्रतिशत और विजिट सीटें वर्ष 2019 से इधर। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी 240 आपका है और मत प्रतिशत 36.56 था और 2019 में 303 सीटें हैं। ठीक है।
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का 99 सीटें और 21.19% था मत प्रतिशत, और ये 2019 में सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी आपका 37 सीट जो कि तीसरे स्थान पर रही और 4.58% रहा मत प्रतिशत, और 5 सीटें जीती थी 2019 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आपका 29 सीटें और 4.37% आपका मत प्रतिशत रहा और 22 सीटें 2019 में जीती थी। द्रविड़ यानी कि डीएमके आपका 22 सीट 1.82% और 24 सीटें आपका जीती थी ये 2019 के चुनाव में। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी 16 सीटें 1.98% और 3 सीटें 2019 में जीती थी। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू 12 सीटें 1.25% और 16 सीटें 2019 में जीती थी। और यहाँ पर देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट। वर्तमान में लोकसभा में आईएनसी के सांसदों की संख्या 98 है। राहुल गांधी आईएनसी लोकसभा चुनाव 2024 में 2 सीटों देखिए रायबरेली एवं वायनाड से विजय हुए थे। याद रखिएगा, श्री गांधी द्वारा वायनाड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ देने के कारण यह सीट वर्तमान में ये खाली है, ठीक है, रिक्त है। लोकसभा निर्वाचन के इतिहास में समाजवादी पार्टी ने वर्ष 2024 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 37 सीटें जीती हैं, ठीक है। सपा ने तीसरे स्थान पर है। आम चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में कुल 80 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से समाजवादी पार्टी कुल 37 निर्वाचन क्षेत्रों में विजयी रही। लोकसभा निर्वाचन 2024 सर्वाधिक मतों से जीतने वाले शीर्ष 3 प्रत्याशी कौन है वो देख लेते हैं हम लोग। पहले नंबर पर आपका रकीबुल हुसैन आईएनसी के हैं, आपका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र धुबरी है इनका जो कि असम में है, और इन्होंने 10,12,476 अंतर से जीता था, ठीक है, जीता है। और दूसरे नंबर पर शिवराज सिंह चौहान विदिशा मध्य प्रदेश और बीजेपी के जो है आपके कैंडिडेट हैं, और इन्होंने आपका 8,21,408 वोटों से जीता था। तीसरे नंबर पर सीआर पाटिल जो ये भी बीजेपी के नवसारी गुजरात सीट है इनका, और ये 7,73,551 सीटों से विजय हासिल की थी। नोट आपका देख लीजिए इंपॉर्टेंट। उपयुक्त सूची के निर्माण में इंदौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम को शामिल नहीं किया गया क्योंकि यहाँ हुए चुनाव में विजयी उम्मीदवार में सबसे ज़्यादा मत नोटा को मिला है, सबसे ज़्यादा मत दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। मध्य प्रदेश के इंदौर में नोटा को सर्वाधिक वोट मिला है दोस्तों। और 18वीं लोकसभा सबसे युवा सांसद आपका प्रयागराज उत्तर प्रदेश के जन्मे पुष्पेंद्र सरोज जो कि उम्र आपका 25 वर्ष है और 18वीं लोकसभा में सबसे कम आयु के सांसद हैं ये। इनका जन्म 1 मार्च 1999 को हुआ था। लोकसभा निर्वाचन 2024 में ये कौशाम्बी, कहाँ से, कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से सांसद निर्वाचित हुए। ये आपका यूपी पीसीएस प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समाजवादी पार्टी से संबंधित। और वहीं 18वीं लोकसभा में सबसे युवा महिला सांसद कौन, वाराणसी में जन्मी प्रिया सरोज, आयु 25 वर्ष, 18वीं लोकसभा में सबसे कम आयु की महिला सांसद है। इनका जन्म 23 नवंबर 1998 को हुआ। तो लोकसभा निर्वाचन 2024 में ये मछली शहर जो कि आपका जौनपुर में पड़ता है दोस्तों, ठीक है, मछली शहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से सांसद निर्वाचित हुई। यह समाजवादी पार्टी से इनका भी संबंध है। ये आपका यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। और लोकसभा निर्वाचन 2024 में कुल 74 महिलाएं, ठीक है, 74 महिलाएं 13.63% सांसद के रूप में निर्वाचित हुए। प्रतिशत कितना है, 13.63। जबकि वर्ष 2019 के आम चुनाव में 78 महिलाएं विजय हुई थी, 78। और 7 जून 2024 को नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक संपन्न। 9 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पश्चात लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए यह पद ग्रहण करने वाले श्री मोदी दूसरे व्यक्ति हैं, ठीक है। पहले नंबर पर आपका कौन थे, आपका दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त 30 कैबिनेट मंत्रियों, 5 राज्य मंत्रियों स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल किया गया था। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल प्रमुख विदेशी नेताओं का विवरण देख लेते हैं कुछ। पहले नंबर पर रानिल विक्रमसिंघे, ये श्रीलंका के तात्कालिक राष्ट्रपति हैं, ये शामिल हुए थे। डॉक्टर मोहम्मद मुइज आपका मालदीव के राष्ट्रपति, शेख हसीना बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री, प्रविंद कुमार जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री, पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के तत्कालिक प्रधानमंत्री, शेरिंग तोबगे भूटान के प्रधानमंत्री, 7वें हैं आपका अहमद अफीफ, ये सेशल्स के उपराष्ट्रपति थे। ये लोग आपका शामिल हुए थे, ठीक है, शपथ ग्रहण समारोह में। दोस्तों 18वीं लोकसभा के साथ साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हुए थे, वो भी देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
भारत निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च 2024 को जारी एक प्रेस नोट के माध्यम से लोकसभा के गठन के लिए आम चुनाव 2024 के साथ 4 राज्यों कहाँ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम, याद रखिएगा राज्यों के नाम, में विधानसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की। इंपॉर्टेंट फैक्ट, आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 में आपका ये 15वीं विधानसभा है। कार्यकाल 12 जून 2019 से 11 जून 2024 तक निर्धारित था। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल संख्या 175 है, ठीक है। इनमें से 29 सीटें अनुसूचित जाति तथा 7 सीटें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा सीटों के लिए आपका एक ही चरण में आपका 13 मई 2024 को संपन्न हुआ था चुनाव, जबकि मतगणना 4 जून 2024 को संपन्न हुई। 4 जून 2024 को घोषित जो परिणाम हुआ था उसके अनुसार आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 में टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जनसेना पार्टी के गठबंधन एनडीए को भारी जीत हासिल हुई थी, जबकि सत्तारूढ़ युवजन श्रमिक रायाथूस कांग्रेस पार्टी की करारी हार का सामना करना पड़ा। वाईएसआरसीपी आंध्र प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का दर्जा भी प्राप्त करने में असमर्थ रही। 12 जून 2024 को एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। लोकप्रिय तेलुगु अभिनेता और जनसेना पार्टी के संस्थापक पवन कल्याण को आंध्र प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। अपने 4 दशक से अधिक के राजनीतिक कैरियर के दौरान श्री नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया, चौथी बार, ठीक है। अब ओडिशा विधानसभा चुनाव 2024 देखते हैं। ओडिशा की 16वीं विधानसभा है ये। कार्यकाल आपका 25 जून 2019 से 24 जून 2024 तक निर्धारित था। ओडिशा में आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 147 है। इनमें से 24 सीटें एससी तथा 33 सीटें एसटी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। ओडिशा में कुल 147 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुआ। कितने? 4 चरणों में। सभी चरणों में चुनाव है तो मतगणना 4 जून 2024 को संपन्न हुई थी। 4 जून 2024 को घोषित परिणामों के अनुसार ओडिशा विधानसभा निर्वाचन 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने 78 सीटें जीतकर समान बहुमत हासिल किया। बीजेपी ने ओडिशा में इस ऐतिहासिक जीत के साथ राज्य में बीजू जनता दल और उनके नेता नवीन पटनायक के लगभग 24 वर्ष लंबे शासन का अंत कर दिया। 12 जून 2024 को भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित एक समारोह में मोहन चरण मांझी ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया दोस्तों, ठीक है। तो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? मोहन चरण मांझी बने हैं। कनक वर्धन सिंह देव और प्रावती परिदा को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, ठीक है। उल्लेखनीय कि ओडिशा में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल कर सरकार का गठन किया। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 के बारे में देखिए। यह आपका 7वीं विधानसभा और कार्यकाल 3 जून 2019 से 2 जून 2024 तक निर्धारित था। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या आपका 60 है, ठीक है। इनमें से 59 सीट जो है आपका अनुसूचित एसटी और उम्मीदवार के लिए आरक्षित हैं। अरुणाचल प्रदेश में 50 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव एक ही चरण में 19 अप्रैल 2024 को संपन्न हुआ था। 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी निर्विरोध विजयी घोषित हुए। 2 जून 2024 को चुनाव परिणाम घोषित हुआ। उसके अनुसार आपका 60 सदस्यीय अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 46 सीटें जीतकर बीजेपी ने बहुमत प्राप्त किया। 13 जून 2024 को एटा नगर में बीजेपी नेता पेमा खांडू ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। किसने? पेमा खांडू ने। चेवना मीन ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किया अरुणाचल प्रदेश के। अब सिक्किम विधानसभा निर्वाचन 2024 के बारे में देखिए। सिक्किम की 10वीं विधानसभा का कार्यकाल 3 जून 2019 से 2 जून 2024 तक निर्धारित था। सिक्किम में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 32 है दोस्तों। इसमें से 2 सीटें एससी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। सिक्किम में सभी 32 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु एक ही चरण में चुनाव हुआ था 19 अप्रैल 2024 को, ठीक है। 2 जून 2024 को घोषित हुआ चुनाव का परिणाम और प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM भारी जीत के साथ लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए हिमालय राज्य सिक्किम में सत्ता प्राप्त करने में सफल रहा। कौन? प्रेम सिंह तमांग। 10 जून 2024 को सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष प्रेम सिंह तमांग ने गंगटोक में आयोजित एक समारोह में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। दोस्तों आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।